हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम से जो है बीपीएससी टीयर 2 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम इसमें साइंस के प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो इसमें क्लास 6 से 8 तक के लिए, ठीक है, क्लास 6 से 8 तक के लिए जो है साइंस के हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो है हम यूथ कंपटीशन टाइम से बुक की प्रैक्टिस लेकर आए हैं। देखिए, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। क्या भाई, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो इसको आज हमारा जो ये पहले नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, तो हम आपको 15 के पूरे 15 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप 100% इसको ज़रूर टीचर बनेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो पूरा टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट, इसमें जितना भी प्रैक्टिस सेट है, कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो 15 ही आपको हम करा देंगे साइंस के पोर्शन को, ठीक है। चलिए भाई, आज देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। कह रहे कूलाम, ओम या जूल या न्यूटन। बताइए भाई, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए, कूलाम किसका है, ये आवेश का मात्रक है, जिसे चार्ज कहते हैं, ठीक। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, और न्यूटन जो है बल का मात्रक है, ठीक है। देखिए, ओम का नियम भी आप याद रखिएगा भी। ओम का नियम यह कहता है कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद रखना है। V जो है आपका वोल्ट है, विभवांतर है, I जो है करंट है, R जो है आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आप रिलेशन है। देखिए, इस पर न्यूमेरिकल आपसे इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो 4 किलोग्राम दिया है, ये मतलब यम आपको दिया है, मास दिया है, और देखिए आपको V1 दिया है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो V2 कितना दिया है भाई, V2 दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए, जब वस्तु की गति जो है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगा देंगे, 1/2 KE बराबर, देखिए 1/2 m V² होता है, V² फार्मूला होता है, देखिए। तो 1/2 लिखेंगे, एम का मान 4 दिया है, इंटू देखिए V का मान हम क्या रखेंगे, V2² माइनस V1² रखेंगे। तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 2 बचा, इंटू देखिए 10 दहमा 100 माइनस का 25, 25 घटाएंगे, देखिए 75, 75 दूना कितना आएगा, 150 जूल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज स्पेस ने की थी। तो जी की खोज किसने किया था, आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ यह जो है जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका आपको वैल्यू याद रखना है। कैपिटल जी की वैल्यू आपसे पूछता है, तो ये 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर KG -2, ठीक। इसकी यूनिट आप याद रखना, कभी कभी आपको कैपिटल जी की यूनिट भी पूछता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर KG -2, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू और यूनिट भी दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया गया है। तो जहाँ Cp ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर और Cv जो है ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए, एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया
कार, ठीक है, U प्लस PV, PV, ठीक है, ये आप रिलेशन याद रखिएगा, और PV बराबर RT, ठीक। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका राइट हो जाएगा, CP डेल्टा T, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए PV के स्थान पे आप क्या रख देंगे? RT, ठीक है। RT बराबर क्या होता है? PV। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहले नियम को दर्शाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहने कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। अगर कहीं तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर लेता है। तो ये तो द्वितीय नियम पर है, ठीक है। एग्जाम्पल, जब जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। हाँ, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी सेकंड है। टी नंबर का रॉकेट लॉन्च। देखिए रॉकेट लॉन्च ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम यह था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके 3 नियम थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए जब एक बस अचानक शुरू होती है, मतलब चलना शुरू होती है, तब यात्रियों को पीछे की ओर एक झटका लगता है। देखिए पैर का हिस्सा जो है आप गाड़ी के संपर्क में रहता है, तो गाड़ी के चलने पर पैर का हिस्सा तो गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी शरीर का ऊपरी भाग जो है वह जो है स्थिर अवस्था में बना ही रहता है, जिस कारण से गाड़ी चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? चलिए भी घर्षण बल के बारे में सही नहीं वाला आपको बताना है। कह रहे कि पहला ऑप्शन कह रहे कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में 2 सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो देखिए नहीं वाला बताना, ये तो सही दिख रहा है। अगला कह रहे कि वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी आपका सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। ये भी आपका सही है, मतलब ये तो घर्षण के बारे में सही है। आगे डी देखते हैं। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग के घर्षण कम होता है। देखिए ये गलत कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। डी नंबर ही सही हो जाएगा। आपको गलत सही नहीं वाला बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के 2 प्रकार होते हैं, ठीक, जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण मुख्य में क्या अंतर है? ये है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं अधिक होता है तो कम होता है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कह रहे कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर स्पेस पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती? नहीं वाला आपको बताना है। देखिए सामग्री की घनता पर निर्भर करता है, सामग्री के आयाम पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, लेकिन घर्षण पर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला है, करें किस भौतिक वैज्ञानिक ने सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरिक रेडोल्फ हर्ट्ज के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछता है तो हर्ट्ज से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, करें कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लांक के द्वारा। तो प्लांक ने जो है क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो इनको अगर मैक्स प्लांक भी कहा जाता है, ठीक है।
इसमें जो है देखिए H इक्वल टू क्वांटम की ऊर्जा एच वी इक्वल टू क्या होता है एच सी बाई लेमडा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। ठीक है, तो क्वांटम की ऊर्जा बराबर होता है क्या होता है एच वी, वी के स्थान पे सी बाई लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। और एच क्या है, प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, एच जो है प्लांक नियतांक है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। तो ये मिरर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए जो है किसका प्रयोग किया, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा करीब पदार्थ के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तो नहीं वाला आपको बताना है। देखिए थोड़ा से धुंधला है, तो प्रिंटिंग ऐसे थी बुक की। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए। करेंगे पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। भाई करेंगे पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होती, ये गलत कह रहे हैं ना। वो अरे प्रकार पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तभी एक दूसरे से बने रहते हैं। तो कह रहे हैं नहीं, तो गलत हो गया ना, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखो सही कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाला बताना था। पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं, ये भी सही है। पदार्थ कणों का बना होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए नंबर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें आकर्षण बल होता है। ठीक, तो पदार्थों के संदर्भ निम्नलिखित कुछ सत्य कथन है। देखिए, जैसे पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ के कणों के बीच अंतर आता है। तो ये सब उसके सत्य है इसके बारे में। तो यहाँ पे ए जो है कथन सही नहीं कह रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। करें कि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए, जिसे आप अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये कैसे चालक हैं, ये अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अर्धचालक धातुओं में ये जो है धातुओं एवं अधातु दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, और ये सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। चलिए भाई थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ था। चलिए, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। इसकी परमाणु संख्या आपको बताना है। ठीक है, परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, अभी जेड से। ठीक है, ये याद रखिएगा। और द्रव्यमान संख्या को ये ए से डिनोट किया जाता है। ये आप सिंबल कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ए बराबर ए मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, स्मॉल एन करती न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक, इसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, कभी आपसे न्यूट्रॉन निकालने को पूछता है, ठीक है, तो कभी प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, तो जेड आपका क्या है, ये आपका जेड जो है परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो जेड को किससे डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक से। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे आपको रख दीजिए ए जो है द्रव्यमान संख्या दिया है, कितना दिया है, तो 298, तो यहाँ 298 रख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए। और देखिए प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो ठीक है, तो जेड इसको मान लेंगे, प्लस एन आपको दिया है कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया अभी, 196। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 298 में से 196 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 102। ठीक है, तो 102 जो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप रिलेशन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। करें कि रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें, तो भाई रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है,
तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, देखिए ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है और इसकी संयोजकता क्या होती है, बढ़ जाती है, संयोजकता बढ़ जाती है। वही अपचयन में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं और संयोजकता इसमें कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। और देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं और अपचयन को ही ऑक्सी कारक कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा। कह रहे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है, तो बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। ठीक है, तो लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अपक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो उदासीनीकरण अपक्रिया का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, और 7 से कम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अम्ल के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला है, निम्नलिखित तत्वों को उसके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये सभी तत्व किस आवर्त में है, तीसरे आवर्त में रखे गए हैं। देखिए आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों की धात्विक लक्षण घटता है। क्या भी, धात्विक लक्षण घटता है। तो इस प्रकार ये आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये किसका किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम भी याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का, ये पूछा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इसका फार्मूला जो है CaOCl2। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण जो है बुझे चूने पर क्लोरीन की अपक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्लोरीन की क्रिया करें तो ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O, जल बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला करें कि कास्टिक सोडा का उपयोग समानता में नहीं किया जाता है। चलिए भी देखिए, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः स्पेस में नहीं किया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, कपड़ा उद्योग में किया जाता है, डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है, कागज एवं लुगदी उद्योग में, लेकिन अमोनिया के निर्माण में जो है कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, करेक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए करेक्ट, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है, ये आपका सही है। इसका उपयोग पेंटिंग वाले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, नहीं। ठीक, अगला है, इसका उपयोग सौंदर्य प्रशासन और मोतियों के लिए संचक बनाने में किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। देखिए सी नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी नंबर गलत हो जाएगा। देखिए ड्राई हाइड्रेट कह रहे हैं, तो ये गलत है, हेमी हाइड्रेट होता है। क्या भी, हेमी हाइड्रेट होता है। ठीक है, हेमी हाइड्रेट होता है यहाँ डाई हाइड्रेट कहते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाए, हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट जो है इसका नाम होता है रासायनिक, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, गलत वाला हमको बताना था। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, डाई नहीं होगा। देखिए इसका फार्मूला आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका फार्मूला CaSO4। ठीक है,
और हाफ H2O। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे। अगला है, कह रहे कि जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। जंग रोधी इस्पात में जो है टंगस्टन नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित स्पेस का परिवहन करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा। अगला है, कह रहे कि लार इमाइलेज के पाचन में मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च का। ठीक है, देखिए मुंह में इसी कारण जो है मुंह में जो ही पाचन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे लार में जो है इमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को मल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह में शुरू हो जाता है। ठीक है, कह रहे कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः स्पेस में होता है। तो बताइए कहाँ पर पाचन मुख्यतः पूरा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। कह रहे निम्न में कौन सा पूरे शरीर में संचरित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, WBC। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। तो ये कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल में। अगला है, करें किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए वृक्क की आपकी यूनिट पूछता है तो इसका निप्राण होता है। ठीक है, निप्राण, तो ये आप ध्यान रखना। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि निप्राण किसकी इकाई है, तो ये किडनी की है। ठीक है, अगला है, कह रहे कि स्पेस खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मज्जा। तो मज्जा जो है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। तो देखिए अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। करें अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है। राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका बना हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ के आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुड़। अगला प्रश्न है, करें कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन B2 के त्वचा फटना, आंखों का लाल होना। ठीक है, ये बीमारी होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है।
तो सही देखिए, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, सही है। टिटेनस जीवाणु के कारण, सही है। टाइफाइड जीवाणु के कारण। देखिए खसरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खसरा जो है जीवाणु के कारण नहीं होता, ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कि बीटी कल्चर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती सब्जी की खेती के अंतर्गत क्या आता है? ओलेरी कल्चर, ठीक है। और फूलों की खेती के लिए फ्लोरी कल्चर। अगला है, केसीन एक प्रोटीन है जो स्पेस में पाया जाता है। तो केसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दूध में। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोंघा में। तो घोंघा में जो है लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ए नंबर। तो घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा मोलस्का संघ का जंतु है। निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? देखिए मोलस्का का उदाहरण नहीं बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सतपाद जो है मोलस्का का उदाहरण है। सीपी है, ऑक्टोपस है, घोंघा जो है ये मोलस्का का उदाहरण है। और सतपाद जो है यह जो है मोलस्का संघ का नहीं है। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पायरो गायरा को। निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीम को। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसे संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। शोषण के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र में, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट होगा रहा। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए पूरा 15 प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।